नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफी थोड़ी लेट से वीडियो आ रही है, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। सप्ताह में 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इस वाले चैनल पे। आज मैं जिस टॉपिक के लिए बात कर रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से यानी अगले महीने से ही जो आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर है, आपका जो पीएफ का स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है। वो वाला जो बिल है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। यानी कि अब आपको मैक्सिमम जो काम की लिमिट है, पहले जो 8 घंटे होती थी, अब वो 12 घंटे हो जाएगी। इसके ऊपर अगर आप कोई ओवरटाइम करते हैं तो आपको ओवरटाइम काउंट होगा और हर 30 मिनट का एक ओवरटाइम आपको मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे इन्हीं दोनों बिल के बारे में, इससे क्या फर्क आएगा और किस तरह से जो एम्प्लॉय हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर काफी लोगों को फायदा भी हो सकता है और काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है। मेरे हिसाब से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो पहला बिल है वो वेज बिल है, यानी आपकी सैलरी से रिलेटेड ये बिल है। इस बिल में क्या होगा, अभी तक कंपनी आपको जितना भी सीटीसी देती थी, सीटीसी मतलब आपको साल का एक पैकेज देती थी, ठीक है, उसी पैकेज को फिर मंथ में डिवाइड करके वो आपको सैलरी देती थी। तो साल का अगर वो पैकेज देती थी 2 लाख का, ठीक है, तो पहले जो पीएफ काउंट होता था उसमें बेसिक कम रखा जाता था और पीएफ जिस पे कैलकुलेट होता था वो कम से कम अमाउंट कर दिया जाता था, ताकि जो 2 लाख यानी पूरा पैकेज है तो उसमें से कुछ पीएफ बच जाए और जो एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी है, यानी उसको कटकुटा के जितनी भी महीने में मिलती है वो ज्यादा चली जाए। अभी तक सभी एचआर ऐसी ही प्रैक्टिस करते थे और इससे उनको भी फायदा होता था। उनको यह फायदा होता था जितना कम पीएफ कटेगा एम्प्लॉय का, उतना ही पीएफ कंपनी को भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका भी फायदा होता था, एम्प्लॉय का यह फायदा हो जाता था कि उसको इन हैंड जो महीने की जो सैलरी होती थी वो ज्यादा मिल जाती थी। तो ये जो बिल है ये पूरी तरह से पीएफ को लेकर ही बिल है, यानी कि अब जितनी भी आपकी सैलरी होगी साल की, यानी जो भी आपका पैकेज होगा, उसमें से एचआर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और अपने हिसाब से कम अमाउंट पर पीएफ नहीं लगा पाएंगे। अब कम से कम 50% जो आपकी सैलरी का आधा हिस्सा होगा उस पर पीएफ कैलकुलेशन होगा, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो पीएफ कैलकुलेशन वाला अमाउंट होगा वो ज्यादा कैलकुलेट होगा, यानी ज्यादा हिस्से पे पीएफ लग रहा है तो आपकी तरफ से भी ज्यादा पीएफ अकाउंट में जाएगा और जितना आपका जा रहा है उतना ही कंपनी भी जमा करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो आप इन हैंड सैलरी पहले लेते थे, पहले आपको ज्यादा मिलती थी, अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी पहले कट कुटा के आपको जो 10,000 रुपए मिलते थे, अब आपको 9,000 के करीब मिलेगा, ठीक है। ये एक मैंने मोटा मोटा उदाहरण आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। इस बिल का सीधा सीधा मैं यही बता रहा हूं। ऐसे तो बहुत ही पेजों का बिल है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन इसमें जो काम की चीज है वो मैंने आपको बता दी। इससे गवर्नमेंट ये कह रही है कि फायदा ये है कि आपका पीएफ ज्यादा जमा होगा, तो जो आप रिटायर होंगे या आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप ज्यादा पीएफ अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो मैं यहां पे काउंटर करना चाहता हूं कि अगर हर मंथ में मुझे सैलरी बढ़ी हुई मिलती है तो मैं तब भी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से आपका जो पीएफ अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा और आपको इन हैंड हर महीने सैलरी कम मिलेगी। ये हो गया वेज बिल जो कि 2020 में पास हुआ था, लेकिन लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से। अब इससे भी एक बुरा बिल है जो है मजदूरी संविदा बिल, यानी
जो आदमी जो काम करता है किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो उसके काम के घंटों को लेकर यह बिल बनाया गया है। काम के घंटों को लेकर दुनिया में 2 छुट्टियां मिल रही हैं, सैटरडे और संडे। इंडिया में एक छुट्टी मिलती है, संडे। तो इंडिया में यह बात हो रही थी कि आगे आने वाले दिनों में सैटरडे को भी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी एमएनसी कंपनी में केवल हेड ऑफिस, एमएनसी कंपनी में सभी को नहीं मिलती, केवल हेड ऑफिस को सैटरडे और संडे छुट्टी मिलती है। तो ये उम्मीद की जा रही थी आगे आने वाले दिनों में यहां पर भी सैटरडे और संडे की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर जो मिनिमम आप 8 घंटे काम करते थे, यानी किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको 8 घंटे तो काम करना ही है, आप उससे मना नहीं कर सकते, कहीं कोर्ट में उस मतलब कहीं भी आप उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अब जो आपको मैक्सिमम काम का घंटा है, यानी आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, अब आपके मैक्सिमम काम का घंटा 12 घंटा हो जाएगा, यानी 12 घंटे। कंपनी में आप मना नहीं कर सकते कि आप 12 घंटे काम नहीं करेंगे, 12 घंटा लीगल हो जाएगा। इसके अलावा जो आप ओवर टाइम करेंगे तो हर 30 मिनट को, यानी 15 मिनट कर लिया, 16 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, यानी 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में एक 30 मिनट का ओवर टाइम गिना जाएगा। ये कंपनी को एक्स्ट्रा देना है। अब ये कितनी कंपनियां देती हैं या नहीं देती, ये तो आपका दिल ही जानता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 12 घंटे होंगे मैक्सिमम काम का जो टाइम है, और इस मैक्सिमम 12 घंटे में हर 5 घंटे पर एम्प्लॉय को आधे घंटे का रेस्ट की छुट्टी भी मिलेगी, यानी रेस्ट दिया जाना है, जो इस बिल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब मैं आ जाता हूं एक्चुअल हकीकत पे। अभी क्या है, अभी काम का घंटा है 8 घंटे, और किसी भी आप एमएनसी कंपनी में जाते हो, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, तो हेड ऑफिस में आपसे कितना काम कराया जाता है, आपसे 9 घंटे काम कराया जाता है, 9.5 घंटे काम कराया जाता है, 8.5 घंटे काम कराया जाता है। हमेशा 8 घंटे जो काम फिक्स है उससे ज्यादा ही आपको काम कराया जाता है। वो काम क्यों कराया जाता है, आधे घंटे, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे 1 घंटे, कहीं पे 1.5 घंटे। ऑफिस की टाइमिंग इस तरह फिक्स रहती है। वो क्यों कराया जाता है कि ताकि जो आप लंच करते हैं, जो आप टॉयलेट में जाते हैं, जो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, वो उस आधे घंटे, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में काउंट करती हैं कंपनियां। जबकि रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कहता है कि 8 घंटे का काम वर्किंग हावर्स है, उसी के अंदर 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलना चाहिए, जो कि रिटर्न में है, और इसी चीज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कंपनी कभी भी अपने 8 घंटे में से 1 घंटे का रेस्ट आपको नहीं देना चाहती, ठीक है। हमेशा वो क्या करती है, उसे तो पता ही है कि आप लंच लेके आए हो, आप टॉयलेट जाओगे, ठीक है। वो हमेशा अपने वर्किंग आवर्स को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बढ़ा के ही रखती है। ये ऑफिस की बात कर रहा हूं, चाहे एमएनसी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, तो ये मिनिमम इतना रखती हैं। किसी ने ऑफिस 9 बजे से स्टार्ट कर रखा है तो वो एम्प्लॉय को 6 बजे छोड़ते हैं। कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। यहां पर 1 घंटे का वो कहते हैं कि ब्रेक ले लो। अब यहां पर जो तो 8 घंटे का तो जो रूल है, यानी 8 घंटे के अंदर ही 1 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, वो तो कंपनी दे नहीं रही। उसके ऊपर 1 घंटा और एक्स्ट्रा बैठा के रख रही है और उसको कहती है कि इसमें आप लंच कर लो, टॉयलेट चले जाओ। उसमें भी कभी भी कंपनी 1 घंटा एक साथ आपको ब्रेक नहीं देती, लंच ब्रेक नहीं देती। लंच ब्रेक हमेशा आधे घंटे 45 मिनट में ही खत्म हो जाता है। और जो आपके 15 मिनट बचते हैं, कंपनी की एचआर और कंपनी के लोग ये तुक देते हैं कि बीच बीच में जो आप टॉयलेट जाते हैं, बीच बीच में जो आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो ये 15 मिनट वहां एडजस्ट हो जाते हैं। मेरी बात से काफी लोग सहमत भी होंगे, क्योंकि वो लोग इस तरह से फील कर रहे हैं और मैंने एक्चुअल में ये सारी चीजें फील कर रखी है। और मैं खास तौर से इस चीज को पूछ भी लेता हूं हंसी हंसी में एचआर से, तो उनके जवाब इस तरह के ही होते हैं। अब कई कंपनी में क्या होता है, कई कंपनी में वर्किंग आवर्स होता है सुबह 9:30 से लेके 6 बजे तक। तो हमेशा आपको
8 घंटे से ऊपर का ही वर्किंग आवर्स हर जगह ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कि ताकि जो आपका लंच है, जो आप टॉयलेट जाते हो, जो आप रिलैक्स करते हो थोड़ा बहुत भी, वो एक्स्ट्रा जो आपके घंटे हैं जो आपको जबरदस्ती रोकते हैं उसमें पूरा हो जाए, और बाकी जो 8 घंटे हैं 8 घंटे में वो आपको पूरा अच्छी तरह से निचोड़ के काम ले लें। ठीक है, जबकि रूल्स क्या कहता है कि 8 घंटे का जो वर्किंग आवर्स होता है लीगल में, उसी के अंदर 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। रेस्ट ब्रेक कह लो, लंच ब्रेक कह लो, ठीक है, इसमें दोनों चीज ही होता है। रेस्ट ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सो सकते हैं, लंच कर सकते हैं, घूम सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हो गया एक्चुअल में जो वर्किंग आवर चल रहा है ऑफिस का, चाहे वो एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई भी हो। ठीक है, सबने रूल्स ऐसा ही बना रखा है या लोगों के मन में ऐसा ही डर बैठा रखा है कि इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग वालों को भी बता दूं, मार्केटिंग सेल्स वालों को, जिनका काम ऑफिस में कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है। सेल्स वालों का तो बाहर ही ज्यादा रहता है। उनके काम के घंटे को गलत तरीके से उनको बताया जाता है, चाहे उनके मैनेजर्स द्वारा, चाहे उनके आरएसएम द्वारा, चाहे उनके हेड ऑफिस के द्वारा, हमेशा गलत तरीके से घंटे को बताया जाता है। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो भी आपका जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे ही होता है। इंडिया में किसी भी कंपनी का वर्किंग आवर्स 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी 8 घंटे में 1 घंटे का रेस्ट ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है। चाहे आप उसको 2 बार ले लें, कई कंपनियों में आप 2 बार ले सकते हैं, कई कंपनी में 1 बार में एक साथ ही ले सकते हैं। लेकिन जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिस से बाहर होते हैं, उनके लिए इससे भी ज्यादा घंटे हैं। उनको मार्केट में कहा जाता है आप 10 बजे जाइए। तो एक्चुअल में 10 बजे जाने का मतलब क्या है कि आप 10 बजे वहां पहुंच जाएं। ठीक है, रूल्स कहता है कि 10 बजे आप पहुंच जाएं, लेकिन आपको फोर्स किया जाता है कि आप वहां पे 9 बजे, 9:30 बजे पहुंच जाएं। और शाम को निकलने का टाइम कभी नहीं बताया जाता है, चाहे एचआर की तरफ से, चाहे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। वो कहते हैं जब काम खत्म हो जाए निकल जाओ। उसका मतलब ये होता है गोलमोल जवाब देना। अगर आप 10 बजे मार्केट में एंट्री करते हैं तो बीच में आप 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं 8 घंटे की वर्किंग में। इसके बाद आप 6 बजे अपना काम छोड़ सकते हैं, यानी जब 8 घंटे पूरे हो जाएं तो आप अपना काम छोड़ के जा सकते हैं। अब यहां पर सेल्स एम्प्लॉय के साथ क्या दिक्कत आती है कि सेल्स एम्प्लॉय का काम केवल एक डिस्टेंस वाला ऑफिस नहीं होता कि एक दूरी, निश्चित दूरी पर जाना है, वहीं से काम करना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग हेडक्वार्टर होते हैं, अलग अलग दूरियां होती हैं। तो यहां पर जो 8 घंटे में काउंट होगा वो आना जाना भी काउंट होगा। काफी सारे जो मैनेजर्स होते हैं, आरएसएम होते हैं, जीएम होते हैं, कंपनी के एचआर होते हैं, वो आपको झूठा गाइड करते हैं। आपका आना जाना भी इसी में शामिल है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है और जिस जगह पे हम काम करने गए हैं तो 2 घंटे हम बस में, अपने घर 2.5 घंटे में पहुंचे और सुबह भी 2.5 घंटे पहले चले और शाम को भी 2.5 घंटे, यानी 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो इनके साथ तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती होती है, क्योंकि आप चाहे फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप किसी के यहां एम्प्लॉय हो तो रूल्स ये कहता है कि 8 घंटे आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा जितना भी हो ओवर टाइम होता है। कंपनी कभी ओवर टाइम के लिए बात ही नहीं करती। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत ही मजबूरी में, इंडिया में तो मतलब उनके साथ बहुत और ज्यादा ज्यादती हो रही है। सेल्स मार्केटिंग वाले तो थोड़ा सा रिलैक्स कर भी लेते हैं, अगर कंपनी गद्दारी कर रही है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी चीटिंग करके। लेकिन रिटेल जो एम्प्लॉय होते हैं, आपने देखा होगा रिटेल, इतने बड़े बड़े रिटेल स्टोर हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयों की बजा के रखते हैं। यानी वो बहुत ही, मतलब वहां पर काम का, एक तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते थोड़ा भी, और आराम नहीं कर सकते। आपको हमेशा स्माइल करते रहना है, क्योंकि कस्टमर आता है, मैनेजमेंट होता है वहां पर। रिटेल एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स हमेशा 10 से 12 घंटों का होता है पहले से ही।
उनको उल्लू बनाया जाता है कि अभी आप काम कर लो, कल को और एम्प्लॉय आ जाएंगे, आपकी जगह पे शिफ्ट चेंज करने में हम कोई और एम्प्लॉय रख देंगे। इस तरह से करके अभी तक काम हो रहा है इंडिया में, और कोई भी उनको ओवरटाइम नहीं दिया जाता। लेकिन जब भी एचआर की ट्रेनिंग होती है तो आपको ओवरटाइम के बारे में जरूर बताया जाता है, और एचआर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजर के गले में डाल देती है कि मैनेजर सर जब लिख के दे देंगे तो हम ओवरटाइम दे देंगे, आप अपने मैनेजर को कहिए। वो सीधा सीधा ये होता है, ना वो मैनेजर उसको कहेगा, ना आपकी हिम्मत होगी मैनेजर से कहने की। तो यहां पर रिटेल एम्प्लॉय तो हमेशा 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं, और हॉलीडे के दिनों में उनको छुट्टियां भी नहीं मिलती। उन दिनों में तो वो समझ लो उनको 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, छोटी पोजीशन से लेके बड़ी पोजीशन तक। ये जितनी भी जॉब मैंने बताई है, ऑफिस, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनी, अंदर की कंपनी, देसी कंपनी, विदेशी कंपनी, सबका यही हाल है। एमएनसी में सैटरडे संडे उसी को छुट्टी मिलती है जो टॉप क्लास हेड ऑफिस है, जो बड़ा हेड ऑफिस है उसी को छुट्टी मिलती है, या उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको ही छुट्टी मिलती है। लेकिन वो एम्प्लॉय कितने होते हैं उस कंपनी में? वो उस कंपनी का 10% भी नहीं होते। बाकी 90% के साथ क्या होता है, उनकी जो छुट्टियां होती हैं सैटरडे का, उनका जो तेल निकाला जाता है वो बाकी 90% के एम्प्लॉइयों से निकाला जाता है। और टॉप क्लास के लोग सैटरडे संडे आराम से छुट्टी करके मजे लेते हैं, और नीचे वालों को देखते भी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का जो तेल निकाल रहे हैं वो तेल फिर एम्प्लॉइयों का निकालते हैं, इस तरह से करके। तो ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने बताया जो नया मजदूरी संविदा बिल आ रहा है कि उसमें लिखा हो तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तक क्या अभी जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या उस चीज को कोई देखने आता है, कोई फॉलो करने आता है, कोई शिकायत करता है, कोई कुछ करता है? चलो शिकायत भी कर दें, क्या गारंटी है कि एक दिन में वो फायर ना हो जाए, उसकी सैलरी होल्ड पे ना हो जाए, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बेकार ना कर दिया जाए। उस कंपनी में जो टॉप क्लास के एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने प्रभाव से उसे दूसरी कंपनी में भी एकदम रद्दी साबित कर देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट को पहले इन चीजों करना चाहिए। ये जितने भी बिल आ रहे हैं मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, और मेरे हिसाब से ये कंपनियों को फायदा पहुंचाने की रणनीति है, सीधी सीधी। अगर आपको ज्यादा घंटे काम कराना है तो आप ज्यादा एम्प्लॉय रखो। 12 घंटे करने का क्या मतलब है? 8 घंटे था, उसके ऊपर अगर आप करा रहे हो, जिसकी इच्छा होगी वो ओवरटाइम करेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो ओवरटाइम नहीं करेगा, क्योंकि आप ओवरटाइम का पैसा देते ही नहीं हो, इसीलिए आपने घंटे बढ़वाए हैं। और गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, इसीलिए आपके वेतन में से ज्यादा पीएफ काटा जा रहा है। क्योंकि आपकी खुशियां तो हर महीने जो सैलरी ज्यादा मिलती है उससे है, या आपको रिटायरमेंट के बाद या बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से पीएफ ऑफिस में से पैसे निकाल के उस समय खुशियां हैं। हर महीने जो सैलरी मिलती है उसमें खुशी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।